critical angle and TIR. Critical angle and TIR. TIR for total internal reflection. ध्यान से सुनो बच्चों, थोड़ी देर मेरी बात 5 मिनट सुनो। कभी भी लाइट रे, मान लो एक मीडियम ये दूसरा मीडियम, कभी भी कोई लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाता है तो क्या होता है? नॉर्मल से दूर जाता है या नॉर्मल के पास जाता है? अरे गधा, नॉर्मल से दूर जाता है। जब कभी भी डेंसर से रेयरर जाता है तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर भागता है कि नहीं भागता है? अब मान लो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों आई था। अब इमेजिन करो, थोड़ा सा दिमाग को खोलो और थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। अगर मैं इस आई का वैल्यू बढ़ाऊं, मान लो कि रे ऐसा कुछ ले लिया, आई का वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया इंसिडेंस एंगल, तो क्या ये रे थोड़ा और दूर भाग जाएगा? अगर थोड़ा और बढ़ा दूं आई का वैल्यू तो क्या रे थोड़ा और भाग जाएगा? अगर थोड़ा और बढ़ा दूं तो क्या एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि रे ऐसे चला जाएगा, एकदम सरफेस के लॉन्ग होगा क्या? तो ये वाला जो एंगल होता है बच्चों, ये वाला एंगल, ये यहां से लेके यहां तक, दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल? क्रिटिकल एंगल। यानी कि जब आई का वैल्यू सी के बराबर हो जाए, सी इज क्रिटिकल एंगल, सुनते जाना, दिखा दूंगा मैं सब कुछ। क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है बच्चों वो 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? आर का वैल्यू 90 डिग्री। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ जाए, या फिर रिफ्रेक्टेड रे जो हो वो मीडियम के पैरेलल चला जाए, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए, उसका ग्रेजिंग ऐसे चला जाए, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया गया क्रिटिकल एंगल। बात क्लियर? अच्छा सोचो, अगर आई का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दूं तो क्या होगा? अगर ऐसे कर दूं, चलो इधर बनाता हूं, मान लो ये नॉर्मल था, ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम। अब मान लो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई था इसको मैंने सी से बड़ा ले लिया, आई ग्रेटर देन सी। क्रिटिकल एंगल से भी अगर ज्यादा ले लिया जाए तो क्या ये रे बाहर जाएगा? नहीं। क्या रे ये पैरेलल जाएगा? नहीं। ये रे ऐसा लगता है जैसे इसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यहां पे रिफ्रैक्शन की बजाय क्या होने लग जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट जो है वो दूसरे मीडियम के अंदर घुसा ही नहीं, पहले मीडियम में वापस आ गया और यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होने लग जाएगा। और मजे वाली बात कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये बिना मिरर के हो रहा है, कोई मिरर की जरूरत नहीं पड़ी इसको। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, और आई बराबर आर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बोला अभी तक? मैंने बोला कभी भी लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो हमेशा नॉर्मल से दूर भागती है। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता जाऊं तो एक सिचुएशन ऐसा जरूर मिलेगा जिसके लिए लाइट रे जो है ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। उसको क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब क्या हुआ? अब हमारे मन में और जिज्ञासा जगी और हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ाया, यानी कि क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया। तो क्या होगा? लाइट रे दूसरे मीडियम में गया ही नहीं, वो पहले मीडियम में वापस आ गया और वहां पे रिफ्रैक्शन होने की बजाय क्या होने लग गया बच्चों? रिफ्लेक्शन होने लग गया। और सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई हो जाएगा, आई इक्वल टू आर। और ये जो रिफ्लेक्शन हुआ ये बिना किसी मिरर के हुआ। इसमें ध्यान देने वाली एक और बात है, कुछ कोई बोलेगा कि सर डेंसर से रेयरर जाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अगर कभी लाइट रे रेयरर से डेंसर जाने की कोशिश करे तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है? तुम बोलोगे एकदम पॉसिबल नहीं है, कोई चांस ही नहीं है।
अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर जाए तो हम जानते हैं ये नॉर्मल की तरफ जाएगी, और अगर ये नॉर्मल की तरफ जाएगी तो कोई पॉसिबिलिटीज, ये रे हमेशा नॉर्मल के पास जाने की कोशिश करेगी, तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो हो जाए। तो ये यहां पे केस में TIR नहीं होता है। बात क्लियर? तो ये जो डायग्राम वाइग्राम बनाया है बना लो, फिर इसके बारे में कुछ कहानी लिखा दूंगा इसका। बनाओ। कौन सा वाला समझ में नहीं आया? तुम पहले एक बार बनाओ, जो जो बनाया मैंने, अभी सब समझ में आएगा बच्चे, मैं सब लिखाने वाला हूं, टेंशन मत लो, सब कुछ लिखा दूंगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब इतना ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखना है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर ही नहीं करेगा, वो पहले मीडियम में वापस आ जाएगा और रिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और ये रिफ्लेक्शन विदाउट एनी मिरर, किसी मिरर की जरूरत नहीं पड़ी, बस कंडीशन था कि इंसिडेंस एंगल दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल बच्चे। रेयरर से डेंसर, इसलिए तो ये काटा हुआ है, रेयरर से डेंसर कभी भी जाएंगे तो वो नॉर्मल की तरफ जाता है, कभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो ही नहीं सकता है। सोच के देखो, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन घटेगा इसमें। तो रेयरर से डेंसर के केस में पॉसिबल नहीं है, हमेशा डेंसर से रेयरर। हो गया लिखना? मैं लिखाऊं? लिखो लिखो। whenever light ray enters from a denser medium to a rarer medium, whenever light ray enters from a denser medium to a rarer medium, from a denser medium to rarer medium, then refracted ray bends away from the normal. Refracted ray bends away from the normal. Refracted ray bends away from the normal. फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद लिखो that angle of incidence I, for which angle of refraction R becomes 90 degree, that angle of incidence I for which angle of refraction becomes 90 degree, that angle of incidence I for which angle of refraction R becomes 90 degree is known as critical angle, I equal to C, denoted by C, is known as critical angle I equal to C. फुल स्टॉप, लाइन चेंज। फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखो इफ I is greater than C, then refracted ray, sorry, when I is greater than C, then
light do not enters the second medium. When I is greater than C, then light do not enters the second medium or the rarer medium. When I is greater than C, then light do not enters in the second medium and it gets reflected in the first medium itself or in the denser medium itself. When I is greater than C, then light ray do not enter the second medium and it gets reflected to the first medium itself, which is known as total internal reflection, TIR. When I is greater than C, then light ray do not enter the second medium and gets reflected in the first medium itself. Which is known as TIR, total internal reflection. बस यही कहानी है. आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा और सबने लिख लिया होगा. नीचे लिख लेना लाइन चेंज करके एक और पॉइंट कि फ्रॉम रेयरर टू डेंसर TIR नॉट पॉसिबल. इसको भी लिख लो. फ्रॉम रेयरर टू डेंसर TIR इज नॉट पॉसिबल. चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले. अब चलो भाई इसका एक्सप्रेशन निकाल दें. अब एक्सप्रेशन में क्या है, बहुत सिंपल है बच्चों. एक ही तो लॉ है अपने पास जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं. डेंसर रेयरर, इसको μ1 बोल रहा हूं, इसको μ2 बोल रहा हूं. ख्याल रहे μ1 का वैल्यू μ2 से बड़ा है. जो डेंसर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है. n1 n2 कहीं लेगा, कहीं μ1 μ2 लेगा, तुम्हारी मर्जी है. चलो n1 n2 ही ले लेते हैं. बोलोगे सर कभी n लेते हो कभी μ लेते हो. n1 इज ग्रेटर देन n2. डेंसर से रेयरर जा रहा है लाइट. हम क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं. ये नॉर्मल, मान लो लाइट रे जो है इंसिडेंट हुआ C पे, I का वैल्यू C के बराबर लिया है, तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे जो होगा ऐसे कुछ चला जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा R, उसका वैल्यू 90 डिग्री होगा. तो मैंने लगाया स्नेल्स लॉ. कौन सा लॉ लगाया बच्चों? क्या बोलता है? n1 इंटू साइन I, n2 इंटू साइन R. I का वैल्यू C के बराबर है, तो n1 इंटू साइन C इक्वल टू n2 इंटू R का वैल्यू 90 है. साइन 90 1 हो गया, तो साइन C का वैल्यू अपने को मिला कितना? n2 बाई n1. n2 बाई n1. याद रखने का तरीका, साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है ना. तो ये 1 से कम तभी आएगा जब ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो. तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, स्मॉलर डिवाइडेड बाय बिगर. अगर कंफ्यूजन कभी हो जाए तो ऊपर छोटा रहेगा नीचे बड़ा रहेगा, ख्याल रहे. अच्छा, अगर n2 एयर हो जाए, अगर n2 का वैल्यू 1 यानी कि एयर में जा रहा है, n1 से एयर में जा रहा है, तो n2 की जगह 1 रख देंगे, तो साइन C का वैल्यू आ जाता है बच्चों 1 बाई n1 को अगर n लिख दें तो 1 बाई n. यानी कि किसी भी मीडियम से अगर एयर में जा रहा है तो साइन C का वैल्यू 1 बाई n. यहां से हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं. निकाल सकते हैं कि नहीं? नोट करो. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बच्चों थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है. देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कहानी आसान है. बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं जितना आसान बना पाऊं मैं इसको, बाकी तुम्हारी किस्मत. तुम लोग के लिए बैठ के मैं क्वेश्चन ही कलेक्ट करते रहता हूँ. HC वर्मा, यूरोडो, क्वेश्चन बैंक. चलो जी, एक सवाल है. यहां पे है तुम्हारा n का वैल्यू √2 और यहां पे n1 है. ये यहां n2 का वैल्यू 1 है, एयर है. यहां से एक लाइट रे एंटर किया और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री.
आई का वैल्यू 60 डिग्री। फाइंड डेविएशन, फाइंड डेविएशन। फाइंड डेविएशन। अब देखो, अब क्रिटिकल एंगल तुमको पढ़ा चुका हूं मैं। अब जब भी सवाल आए रिफ्रैक्शन का, कृपया क्रिटिकल एंगल जरूर चेक करें कि कहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है, इस बात का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले इसके लिए, इन दोनों मीडियम के लिए हम क्रिटिकल एंगल अगर चेक करें तो साइन सी इक्वल टू बच्चों n2/n1 n1/n2, छोटा बाई बड़ा, तुम तो ये याद रखो, तो 1/√2। तो ऐसा लगता है जैसे सी का वैल्यू 45 डिग्री होता क्या, और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री। साफ साफ फील आ रहा है कि आई का वैल्यू सी से बड़ा है। तो क्या अगर आई का वैल्यू सी से बड़ा है तो TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो TIR हो गया तो कहानी बहुत सिंपल बच्चे, मिरर के जैसा काम करने लग जाएगा। इधर आ गया, 60 पे गया था, 60 पे वापस आ जाएगा। अपने को ये नहीं निकालना था, अपने को निकालना है डेविएशन। इसके पाथ में कितना डेविएशन हुआ, यानी कि लाइट रे जा तो इधर रहा था, घूम गया इधर, तो ये है डेविएशन, डेल्टा। अच्छा, तो ये प्लेन मिरर जैसा काम करने लग गया, और प्लेन मिरर से डेविएशन कितना आता था, किसी को याद है? किसी को याद है? π-2i। बहुत बढ़िया बच्चे, जिसको याद है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं याद है अभी भी समझ जाओ, रोज बोलता हूं रिवाइज करके आया करो। तो बिल्कुल प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, π-2i, यानी कि पाई मतलब 180 - 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, 120। तो 180 माइनस 120 कितना, 60 डिग्री। किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो दिस इज योर आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? और ऐसे भी निकाल सकते हो ज्योमेट्री से भी, अगर ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 60 है, ये 60 है, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, 180 - 60 - 60, वहां से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। बट ये याद रहना जरूरी है, प्लेन मिरर से डेविएशन होता है 180 - 2 थीटा, π-2i। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोले, नहीं है तो मैं अगले सवाल की तरफ मूव करूं। एक दो 12th का चीजें बता दूं क्या? मिराज नाम सुना है? मिराज इल्यूजन, क्या होता है उसमें? हाँ एग्जैक्टली, जो नहीं होता है वही दिखता है, और जो होता है वो नहीं दिखता है। मिटाऊं क्या ये? देखो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम लोग एक बार, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम लोग बाकी उसका थ्योरी वगैरह लिख लेना, उससे क्या अपना एनसीईआरटी बुक से लिख लेना, ठीक है? मिराज इल्यूजन क्या होता है सुन लो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है वैसे तो। गर्मी वाले जगह पे, जहां पे मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होता है, बालू वालू होता है सरफेस पे, ठीक है ना, तो हॉट एरिया की बात कर रहे हैं। हॉट एरिया में क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो कि यहां एक पेड़ है, ठीक है, ऐसा एक पेड़ है, और यहां पे एक हिरन है। हिरन बड़ा गंदा बनाऊंगा मैं, लेकिन मान लेना कि हिरन है, ये हिरन है। जब ये हिरन इधर जा रहा है ना, तो इसको जानते हो क्या दिखता है? इसको पेड़ सीधा नहीं दिखता है, इसको पेड़ दिखता है उल्टा, ऐसे दिखाई देगा इसको। ऐसा क्यों होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द रीजन। अब कैसे होता है सुनो, नीचे का सरफेस बहुत ज्यादा गर्म होता है, नीचे वाला जो सरफेस होता है वो गर्म होता है, और ऊपर का सरफेस जो होता है वो कोल्ड, ठंडा होता है। याद रखना, हॉट सरफेस मतलब रेयरर मीडियम, कोल्ड सरफेस मतलब डेंसर मीडियम, इस बात को ख्याल में रखना। तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लेवल होते हैं, धीरे 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 ऐसे इमेजिन करो, ऐसे बहुत सारा लेवल है। इस तरह से जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर जो है कम होता जा रहा है, मीडियम जो है वो डेंसर होता जा रहा है। तो अगर यहां से कोई लाइट रे चला, सुनना, यहां से कोई लाइट रे चला, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर भाग जाए, यानी कि ऐसे आ जाए। फिर अगले लेवल में जब एंट्री करता है तो ऐसा पॉसिबल है कि थोड़ा सा और नॉर्मल से दूर भाग जाए।
अगले लेवल में एंट्री करता है तो ऐसा पॉसिबल है कि थोड़ा सा और नॉर्मल से दूर भाग जाए। ऐसा करते करते लास्ट मोमेंट में क्या होता है, एक टाइम पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, I ग्रेटर देन C हो जाता है, और क्या होता है जानते हो, टोटल, इसके बाद रे आगे नहीं जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और इसकी आंखों में जो रे आता है, इसको लगता है, देखो रे, इंसान को कोई भी चीज दिखाई देता है तो वहां से रे सीधा आता है, ऐसा फील होता है। जैसे मुझे ये बॉटल दिखाई दे रहा है तो वहां से रे निकल के मेरी आंखों तक पहुंच रहा है। अब इसको क्या लगता है, रे यहां से नहीं आ रहा है, रे जो है वो यहां कहीं से आ रहा है। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता है तो इसको लगता है कि रे इधर कहीं से आ रहा है, और इसको ये पेड़ उल्टा दिखाई देने लग जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मिराज। ठंडे जगहों में भी होता है, बहुत दूर से, बहुत ठंडा जगह, अगर बहुत दूर से कोई शिप को देखोगे ना पानी में तो उल्टा दिखाई देगा वो शिप। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं TIR के, तो एग्जांपल ही एग्जांपल है दुनिया में। और कौन सा एग्जांपल मैं बताऊं? अच्छा, कभी कभी ऐसा देखा होगा, रोड पे चलते हुए दूर से, कहीं सड़क पे जा रहे हो, बहुत गर्मी है, धूप हुआ है, सड़क पे चल रहे हो तो बहुत दूर ऐसा लगता है कि जैसे रोड पे पानी पानी है, पास जाते हैं तो धोखा हो जाता है, कोई पानी नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो TIR। हाँ, जादूपारी हाईवे वो भी TIR का एग्जाम्पल है बच्चे। और फिर बाजार में एक खिलौना मिलता है, ऐसे गमला लगा होता है, पता नहीं तुमको खिलौनों उलौनों का आदत है कि नहीं, हमने तो बचपन में बहुत देखा है। ऐसे ऐसे उसमें से ऐसे ऐसे लाइटनिंग लटके रहते हैं, देखा है? ये जलते रहता है ये, लेकिन इसमें जो है ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है ना, ये ज्यादा जलता है, एंड पॉइंट जो होता है ये ज्यादा ब्राइट होता है ये। दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ TIR। ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है इसमें। इसमें रे इस तरह से मतलब बनाया जाता है कि रे इसके बाहर ना निकले, वो अंदर ही अंदर TIR 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 होते हुए यहां पे निकलता है, तो ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ TIR। चाहो तो बना लो, एक बार पढ़ जरूर लेना NCERT, जिसको 12th देना है। These are the examples of total internal reflection। क्या? अगर 12th नहीं देना है तो, अगर 12th नहीं लिख दे ही देना है तो जरूरत नहीं है बच्चे, खाली चाहो तो थोड़ा बहुत बना लो, कोई पूछे तो एक्सप्लेन कर सको। अब एंट्रेंस में तो नहीं बोलेगा कि भाई मिराज, हाँ ये पूछ सकता है कि मिराज अकर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR, वो सब चीजें आ सकती हैं। आए, हाँ कहीं ना कहीं वो भी होगा। अच्छा, एक चीज और देखा होगा, पानी के अंदर अगर एक बल्ब लगा दिया जाए, एक मान लो तालाब के अंदर कुछ गहराई पे एक बल्ब लगा के जला दिया जाए, तो तालाब का पूरा पोर्शन मतलब ब्राइट नहीं होगा, कुछ एरिया ब्राइट होगा। फील करो, पता नहीं फील कर पा रहे हो कि नहीं, अभी बताता हूं। एक सवाल है इस पे HC वर्मा में शायद। क्या मिटाऊं? पक्का मिटा दूं ना? चलो एक सवाल ही ले लेता हूं, मैं सवाल के फॉर्म में ही करा देता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मान लो ऐसा कुछ कहानी है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, इधर हवा है, एयर है, इधर पानी भरा हुआ है। लेट अस एज्यूम दिस इज वाटर, ऐसे ही मान लो आप तो। और इस पानी में यहां से कुछ डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस ले लूं, 1 मीटर ले लो, यहां से 1 मीटर नीचे एक बल्ब लगा दिया हमने। बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब अगर हम यहां से देखें ऊपर से तो हमें क्या दिखाई देगा? कुछ ब्राइट एरिया दिखाई देगा सरफेस पे। फील करो, आपको निकालना है कि वो जो ब्राइट एरिया दिखाई देगा, यानी कि ब्राइट पोर्शन जो दिखाई देगा, उसका एरिया कितना होगा। लिखो, सवाल लिखो।
फाइंड एरिया ऑफ द ब्राइट पाथ ऑब्जर्व्ड ऑन द इंटरफेस। फाइंड एरिया ऑफ ब्राइट पैच, पैच लिख लो, पैच, PATCH। फाइंड एरिया ऑफ ब्राइट पैच ऑब्जर्व्ड ऑन द इंटरफेस। एरिया ऑफ ब्राइट पैच ऑब्जर्व्ड ऑन द इंटरफेस। सुनो बच्चों, क्या होगा, इमेजिन करना, एक लाइट रे निकला, सीधा चला गया, सीधा निकल गया। कुछ लाइट रे निकला, रिफ्रैक्ट विफ्रैक्ट होने के बाद बाहर निकल जाएगा। ऐसे लाइट रे निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। एक टाइम तो ऐसा जरूर आएगा जब ये लाइट रे जो लास्ट वाला निकला होगा, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। क्या ऐसा कोई लाइट रे होगा? जरूर होगा। और जब ये वाला लाइट रे पहुंचा होगा तो क्या ये बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये सरफेस के लॉन्ग ऐसे चला जाएगा। अब इमेजिन करो, इसके बाद जो भी लाइट रे जाएगा, क्या वो बाहर जाएगा या अंदर ही रहेगा? अंदर ही रहेगा। तो जब बाहर निकलेगा ही नहीं, तो इस पॉइंट के बाद क्या मुझे बाहर कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। सेम कहानी इधर होगा बच्चों। यहां भी जब क्रिटिकल एंगल अचीव कर लेंगे हम, ऐसे आई का वैल्यू जब C के बराबर हो जाएगा, वहां तक तो दिखाई देगा कहानी, लेकिन इसके बाद वाला सारा TIR, सारा TIR, तो यहां से लेके यहां तक ये दिखाई देगा। और बेसिकली ये पानी के अंदर डाला है तो ये सर्कुलर एरिया दिखाई देगा बच्चों। ऐसा बाहर से अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। क्या आपको समझ में आ रहा है बात? बस यही वाला एरिया निकालना है। सर्कल है बच्चों, रेडियस निकाल लो, काम खत्म। बोलो तो डायग्राम में फिर से बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बल्ब है, ये ऐसे गया, बस वही वाला रे ले रहा हूं जो कि क्रिटिकल एंगल पे गया है और ऐसे चला गया है। और एक इधर गया, ये क्रिटिकल एंगल, और ये ऐसे चला गया। और अपने को ये वाला एरिया निकालने का। कुछ नहीं करते हैं, ध्यान से देखना। यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, थोड़ा सा ज्योमेट्री। क्या ये C, तो क्या ये भी C होगा? ये तो 1 दिया हुआ है, 1। इसको कुछ मान लेते हैं X, यहां से यहां तक। तो 10C इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस लगा दो। 10C इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया X, बेस हो गया 1। अच्छा, क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं बच्चों। √2 से 1 में जा रहा है, तो हमें पता है साइन C एयर में जा रहा है, तो 1/μ यानी कि 1/√2। क्या C का वैल्यू 45 डिग्री होगा? यहां रख दो 45, तो 10 45 इक्वल टू x/1। तो क्या x का वैल्यू 1 आ गया और रेडियस 1 आ गया, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा भाई? पाई r स्क्वायर से पाई इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि पाई सेंटीमीटर में था, मीटर में था, पाई मीटर स्क्वायर। ये दिखाई देगा ब्राइट मैच। एक सर्कल दिखाई देगा जिसका एरिया होगा पाई। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करें। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। नोट करो, मैं अगला सवाल लिखता हूं। ये तो है बच्चे, ये रहा। इसके बाद जो भी रे जाएगा वो वापस लौट जाएगा, बाहर निकलेगा ही नहीं दूसरे मीडियम में। यानी कि दिस इज द बाउंड्री। इसके बाद जो भी रे इधर जाएगा सब वापस उसी मीडियम में। तो जब बाहर निकला ही नहीं तो बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगा। अरे ठीक है, क्या समझ में आ रहा है सबको? चलो अगला सवाल। एक रेक्टेंगुलर राइट एंगल ट्रायंगल वाला मीडियम है। सिंपल सवाल है, जल्दी से करके दिखा देना।
ये एंगल थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां से एक लाइट रे एंटर किया, यहां पे तो 90 डिग्री पे आया तो सीधा घुस गया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, और बाहर एयर है, हर तरफ हवा है। तो आपसे सवाल पूछा गया है, ये डायग्राम बनाओ पहले फिर सवाल लिखो। राइट एंगल ट्रायंगल लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा so that TIR occurs at the surface BC. TIR occurs at BC. Find the value of theta so that TIR occurs at BC, यानी कि BC पे TIR हो जाए, रे बाहर ना निकले, अंदर ही घुस जाए। तो थीटा कितना होना चाहिए बताओ। दर्द पहले से है ज्यादा। 45 डिग्री तो बच्चे क्रिटिकल एंगल है, 45 से कम होना चाहिए या 45 से ज्यादा होना चाहिए, वो बताओ तुम। क्रिटिकल एंगल कितना, 45 आ रहा है ना क्रिटिकल एंगल। देखो इधर सुनो, 45 से ज्यादा नहीं, 45 से कम होना चाहिए। ये नॉर्मल है, नॉर्मल है ये, और इसके साथ जो एंगल बनाता है दैट इज आई, आई, ठीक। अगर ये आई है, ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा? तो क्या आई का वैल्यू ये पूरा 90 होगा, चूंकि ये नॉर्मल है तो यह पूरा 90 और यहां तक थीटा, तो क्या आई का वैल्यू 90 माइनस थीटा होता? अब सुनना, TIR अकर करने के लिए, यानी कि इसको अंदर ही आने के लिए, अंदर आने के लिए क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से जाना होना चाहिए? फॉर TIR हम जानते हैं कि आई का वैल्यू ग्रेटर देन C होना चाहिए। अरे बोलो ना, आई किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा के, तो 90 माइनस थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन C होना चाहिए। अच्छा C कितना बच्चे इस सरफेस के लिए, साइन C इक्वल टू एयर में ही जाता तो 1/μ, म्यू का वैल्यू √2 है, 1/√2। क्या C का वैल्यू 45 डिग्री, रख दो यहां C के जगह 45, तो 90 माइनस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 45। थीटा को उधर भेजो, 45 को इधर लाओ, तो 90 माइनस 45 मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा, यानी कि 45 ग्रेटर देन थीटा, घुमा के लिखो तो थीटा मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री, यानी कि TIR तभी होगा जब ये थीटा का वैल्यू 45 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। नोट करें, तो जहां कहीं भी TIR करना है बच्चे, एकदम दिमाग में बिठा लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को C से बड़ा करना है, बाकी उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन लगे लगा देंगे। I मस्ट बी ग्रेटर देन C। हाँ, अगर वो ये सवाल पूछता कि क्या हो थीटा का वैल्यू सच दैट ये रे BC सरफेस के अलोंग चला जाए, इधर चला जाए, तो वो स्पेशल केस हो गया। उस कंडीशन में किसके बराबर हो जाएगा थीटा का वैल्यू, 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझे बात, समझ गए तो एक और करके दिखाओ। एक सिलिंड्रिकल मीडियम ले रहा हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/√3, बाकी हर जगह हवा है। यहां पे एक लाइट रे, ये नॉर्मल है, इस वाले सरफेस के लिए तो यही नॉर्मल होगा। यहां पे एक लाइट रे एंटर किया, कितने एंगल पे, मान लो कि थीटा एंगल पे, तो इस वाले मीडियम में घुसा होगा, कुछ एंगल पे गया होगा, और यहां जाने के बाद ये लाइट रे इधर चला गया।
डायग्राम समझ में आ रहा है? पहले एयर से घुसा इस मीडियम में, ठीक, और जब इस मीडियम से बाहर निकलना था तो बाहर नहीं निकला एयर में, इसके अलोंग चला गया। तो आपको बताना है थीटा क्या होगा फॉर दिस टू बी पॉसिबल। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस, ऐसे जो सरफेस के अलोंग चला जाए। मैं बोल देता हूं, पहले डायग्राम बनाओ। हाँ जी, लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा such that the ray grazes along the wall of cylinder. Find the value of theta such that the ray grazes along the wall of cylinder. Find the value of theta such that the ray grazes along the wall of cylinder. लिख लिया? अरे लिखा क्या? चलो बताओ, तुम्हारे लिए वो छोड़ता हूं मैं, करके दिखाओ जरा सही से एकदम। जाने क्या चाहे मन बाबरा अखियन मेरे, कितना ना, बिल्कुल नहीं। कोई बोलेगा? नहीं। चलो देखो, सबसे पहले तो इस सरफेस पे आओ बच्चों। इस सरफेस पे एक फीलिंग तो साफ साफ आना चाहिए। नहीं, इस सरफेस पे एक फीलिंग साफ साफ आना चाहिए था कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, क्या इसका वैल्यू सी के बराबर होना चाहिए था? तभी तो ऐसा होगा, आर का वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए था। बहुत बढ़िया, क्रिटिकल एंगल निकाल लो जरा। साइन सी इक्वल टू एयर में जाने वाला था तो 1/μ, म्यू का वैल्यू है 2/√3। तो ऐसा लगता है जैसे साइन सी का वैल्यू √3/2, तो सी का वैल्यू क्या 60 डिग्री होता? चलिए हमें थीटा निकालना है, तो अब यहां पे आते हैं। ये 60 है, ये 90 था, तो क्या ये एंगल 30 होता? अब इस सरफेस के लिए लगा रहा हूं मैं स्नेल्स लॉ। ये नॉर्मल है, ये आई है, ये आर है। अब इस वाले सरफेस के लिए, फॉर दिस सरफेस, मैंने लगाया स्नेल्स लॉ। इधर एयर था तो 1 इंटू साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू, इसका एन का वैल्यू था 2/√3 इंटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है साइन 30। तो यहां से देखो तो साइन थीटा इक्वल टू 2/√3 इंटू साइन 30 इज √3/1/2। 2 ने 2 को मार दिया, साइन थीटा का वैल्यू 1/√3। ये है बच्चों थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 1/√3। एक चीज दिमाग में बिठा लो, ये बहुत जगह आएगा। साइन थीटा 1/√3, तो थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री के आसपास आता है, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली। अगर साइन थीटा 1/√3 आए तो थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री। आपको आंसर में ये नहीं दिया रहेगा, आपको तो यही दिया रहेगा, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 1/√3। ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है।
देखो बच्चे, सबसे पहले यहां पे आओ, ये नॉर्मल लाइट रे को ऐसे अगर जाना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के बराबर होना पड़ेगा। बोलो। तो सबसे पहले मैंने क्रिटिकल एंगल निकाल लिया, 1/2/√3 साइन सी, तो सी का वैल्यू 60, तो ये एंगल बच्चे 60 होगा। ये 60, ये वाला ट्रायंगल में देखो, ये 60, ये 90, तो क्या ये 30 होगा? बस अब एक बार यहां पे स्नेल्स लॉ लगा दिया, 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2/√3 इंटू साइन 30, खत्म, थीटा आ गया। अरे ठीक है क्या? चलो ऑप्टिकल फाइबर वाला भी करा ही देता हूं, कोमा मत जाना, खासकर मेडिकल वालों। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर तुम हम पे डालो। मिटाऊं? ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर क्या कंडीशन आता है, देखो। ऐसा होता है, हालांकि मैं बहुत बड़ा बना रहा हूं, बट इतना बड़ा होता नहीं है। कहानी ये होता है, इसमें अगर कोई लाइट रे एंटर करे, इसमें अगर कोई लाइट रे एंटर करे तो वो बाहर नहीं आना चाहिए। मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो वो लाइट रे बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर नहीं निकलना चाहिए मतलब, मान लो कि लाइट रे ऐसे गया, उसके बाद यहां पे TIR हो जाना चाहिए, और ये लाइट रे इधर आ जाना चाहिए, फिर इधर TIR होना चाहिए, लाइट रे इधर जाना चाहिए, यानी कि लाइट रे इसके बाद बाहर ना आए, अंदर खो जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और बाहर हवा है, एयर है, तो आपसे क्या पूछेगा जानते हो? फाइंड द वैल्यू ऑफ n, या फिर फाइंड रेंज ऑफ n सो दैट रे डज नॉट कम आउट। ये डायग्राम बनाओ, मैं लिखाता हूं। दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे कार की। लिख लिए? मतलब डायग्राम बना लिए? आगे लिखो, फाइंड रेंज ऑफ n, फाइंड रेंज ऑफ n so that ray feels TIR and does not get out. Find range of n so that, find range of n so that ray feel TIR, total internal reflection, and does not get out, बाहर नहीं निकले। n का रेंज कहां से कहां तक हो, n का वैल्यू, सो दैट ये रे अंदर घुस जाए तो बाहर नहीं निकले, चलता चला जाए। सबने लिख लिया? अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, इस बार थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे। चलो साथ साथ लगाते हैं। सबसे पहले चीज तो हम रे बाहर नहीं निकलने के लिए हम क्रिटिकल एंगल की बात कर लेते हैं, वो तो चाहिए ही अपने को। साइन सी इक्वल टू, बाहर जाता, बाहर 1 होता है n का वैल्यू, तो 1/n, ये निकाल के रख लो। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल इसका साइन इनवर्स 1/n आएगा। अब आ जाओ स्ट्रक्चर पे, आ जाओ यहां पे आ जाओ। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये I है, तो मान लो कि ये R है, लेट दिस इज R। अगर ये R, ये 90, तो क्या बच्चों ये वाला एंगल कितना? 90 - R। क्या सबको दिखाई दे रहा है?
ये एंगल 90 माइनस आर। अब एक चीज तो तय है कि अगर ये रे बाहर नहीं निकलना है, अंदर की तरफ मुड़ जाना है, तो ये जो 90 माइनस आर यही तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये 90 माइनस आर का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। 90 माइनस आर का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। 90 माइनस आर का कौन सा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू? देखो इसका बहुत सारा वैल्यू आएगा 90 माइनस आर का, बहुत सारा। ऐसे सोचो कि मुझे मतलब किसी चीज को कैसे समझाऊं मैं तुमको, कैसे समझाऊं, ऐसे ही समझ जाओ। ये 90 माइनस आर का बहुत सारा वैल्यू है, मान लो कि 2 3 4 5 6 इतना वैल्यू है इसका, और उसको मुझे c से बड़ा करना है। तो 6 को c से बड़ा करूं या 2 को c से बड़ा कर दूं? 2 को। अगर इसका सबसे छोटा वैल्यू भी c से बड़ा हो गया तो इसका बड़ा वैल्यू तो c से बड़ा ही होगा। अरे रे रे, क्या बोल दिया सर आपने? पक्का समझ में आ रहा है? ये 90 माइनस आर का सबसे छोटा वैल्यू को अगर मैंने क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया तो बड़ा वाला तो अपने आप ही हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, फॉर टी आई आर, ध्यान से सुने, 90 माइनस आर जो हमें दिखाई दे रहा था, 90 माइनस आर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका मिनिमम वैल्यू बड़ा होना चाहिए था क्रिटिकल एंगल सी से। ठीक है, 90 माइनस आर का मिनिमम। अच्छा, ये क्वांटिटी मिनिमम है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये क्वांटिटी छोटा होना चाहिए, तो क्या सब्ट्रैक्ट होने वाला क्वांटिटी सबसे बड़ा हो जाए? तो क्या मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं, 90 माइनस आर का मैक्सिमम वैल्यू सी से बड़ा होना चाहिए? क्या ये समझ में आया? यहां से यहां ये पूरा क्वांटिटी कम होना चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट होने वाला को ज्यादा कर दो। ये जितना ज्यादा होगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद उतना कम हो जाएगा। तो 90 माइनस आर का मैक्सिमम वैल्यू सी से बड़ा होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक बार जरा स्नेल्स लॉ को सोचो। इस वाले सरफेस पे हम जानते हैं कि स्नेल्स लॉ से हम जानते हैं कि 1 इंटू साइन आई मस्ट बी इक्वल टू n इंटू साइन आर। अच्छा, ध्यान से देखो तो आई और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आई जैसे जैसे बढ़ेगा आर भी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। हमको चाहिए आर का मैक्सिमम वैल्यू, तो आई का मैक्सिमम वैल्यू ले लेता हूं। आर मैक्सिमम कब होगा? आर मैक्सिमम विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन आई इज मैक्सिमम। और आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे ज्यादा तुम कितना कर सकते हो? 90 ही तो कर सकते हो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो क्या? नहीं, ये 90 रे तो बाहर से भेजना है, तो आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 90। कितना हो सकता है? 90। तो आई मैक्सिमम रख दिया मैंने 90 डिग्री। अब देखता हूं आर कितना आता है। तो जब आई मैक्सिमम होगा तो आर मैक्सिमम होगा, यानी कि 1 इंटू साइन आई मैक्स मस्ट बी इक्वल टू n इंटू साइन आर मैक्स। सुनते जाएं, आई मैक्स का वैल्यू है 90, तो 1 इंटू साइन 90 मस्ट बी इक्वल टू n इंटू साइन आर मैक्स। ये 1 हो गया, ये इधर आया, तो ऐसा लगता है जैसे साइन ऑफ आर मैक्स किसके बराबर आ गया? 1/n के। साइन आर मैक्स किसके बराबर आ गया? 1/n के। और एक रिलेशन हम पहले से जानते हैं कि साइन सी का वैल्यू भी 1/n है। देख रहे हो, 1/n का वैल्यू साइन सी है, तो 1/n के जगह अगर साइन सी रख दूं तो साइन ऑफ आर मैक्स मस्ट बी इक्वल टू साइन सी। तो यहां से पता लगा कि आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है बच्चों? सी। अब देखो, ये आर मैक्सिमम वैल्यू सी यहां रख दिया, तो 90 माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन सी। ये उधर गया तो 90 ग्रेटर देन 2c, यानी कि हमको मिला 2c लेस देन 90। 2 से डिवाइड कर दूं तो c लेस देन 45। यहां पहुंचा कि c का वैल्यू 45 से ज्यादा हो, सॉरी कम होना चाहिए। मुझे रेंज तो n का निकालना है। n कैसे आएगा? जब साइन c आएगा, दोनों तरफ साइन लगा दिया, तो साइन c मस्ट बी लेस देन साइन 45 डिग्री। और साइन c का वैल्यू बच्चों 1/n के बराबर है, तो 1/n मस्ट बी लेस देन 1/√2। और अगर मैं इसका उल्टा करूं तो क्या इनइक्वालिटी बदल जाएगा?
ये मैथ वालों को समझ में आएगा, मेडिकल वालों को शायद समझ में ना आए कि जब उल्टा किया तो इनइक्वालिटी उल्टा हो गया। बोलोगे सर ये कैसे हुआ, थोड़ी देर में बताता हूं। तो n का वैल्यू ग्रेटर देन आएगा √2, यानी कि अगर तुमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ले लिया ज्यादा तो ये रेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा। किसको किसको समझ में नहीं आया? चलो चलो नोट करो, पहले नोट करो, मैं एक बार और समझाऊंगा। ये वाला अच्छा समझाता हूं, चलो कोई नहीं, पहले इसको लिखो तुम लोग। हाँ हाँ, पूरा स्टोरी में एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, पहले आप लोग लिख लें इसको। दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। मेडिकल में है भी नहीं, टेंशन मत लो, ये ज्यादा से ज्यादा आएगा तो एडवांस में आएगा। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर सबे डन। फिर से समझाता हूं, घबराओ मत, समझ में आएगा। देखो इधर, सबकी निगाहें मेरी तरफ। सबसे पहले तो साइन सी इक्वल टू 1/n में कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ओके, चलो स्नेल्स लॉ, पहले वही समझाता हूं, वो वाला। मैं इस वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं बच्चों। तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू n इंटू साइन आर, कोई दिक्कत नहीं। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे आई बढ़ेगा आर भी बढ़ेगा। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे आर बढ़ेगा। यानी कि आई जब पिक पे पहुंच जाएगा तो आर भी अपने पिक पे पहुंच जाएगा। और आई मैक्सिमम कितना हो सकता है? आई देखो ना, ये नॉर्मल से ये आई होता है, तो आई बढ़ाते 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 मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 90। तो आई का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 90, तो यहां पे रख दिया आई का मैक्सिमम वैल्यू 90, तो वहां से आर मैक्सिमम निकल गया। कितना आ गया? आर मैक्सिमम नहीं निकला, साइन ऑफ आर मैक्सिमम निकल गया 1/n। बोलो कोई दिक्कत? और 1/n का वैल्यू और किसके बराबर था? साइन सी के बराबर था, तो यहां 1/n के जगह पे साइन सी रख दिया। तो साइन ऑफ आर मैक्सिमम इक्वल टू साइन सी, तो क्या आर मैक्सिमम सी के बराबर होगा? चलो, आर मैक्सिमम सी के बराबर है, यहां तक कहानी खत्म। अब आ जाओ इधर, हमें चाहिए इस सरफेस पे टी आई आर, इस वाले सरफेस पे टी आई आर चाहिए। तो हम जानते हैं कि यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो तुमको 90 माइनस आर दिख रहा है, क्या इस 90 माइनस आर का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी टी आई आर मिलेगा? तो वही लिखा है मैंने। अब देखो 90 माइनस आर का अगर छोटा वैल्यू सी से बड़ा हो जाए तो बड़ा वैल्यू अपने आप हो जाएगा। तो मैंने लिखा 90 माइनस आर का मिनिमम वैल्यू सी से बड़ा कर दो। अगर 90 माइनस आर मिनिमम, तो क्या 90 माइनस आर का मैक्सिमम वैल्यू? तभी ये सबसे छोटा होगा। जब ये आर सबसे बड़ा होगा तभी तो ये सबसे छोटा होगा। इमेजिन करो। तो ना, अरे ठीक है, यहां तक ये कैसे आया, समझ में आया? तो बस आर मैक्सिमम वहां पे सी निकाल के रखा है बच्चे, उठा के रख दिया यहां पे। तो 90 माइनस सी ग्रेटर देन सी, तो 2c, 90 ग्रेटर देन 2c। उल्टा करो, ऐसे घुमाओ, तो 2c लेस देन 90, c लेस देन 45, दोनों तरफ साइन लगा दिया। तो साइन c लेस देन साइन 45, और साइन c का वैल्यू 1/n है बच्चे।
1/n लेस देन साइन 45 इज 1/√2। इनइक्वालिटी में याद रखना, जब रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी का मुंह उल्टा हो जाता है, तो यहां से मिलेगा n ग्रेटर देन √2। समझ आ गया? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, तुम लोग स्मार्ट आदमी हो। नोट करो, मतलब नोट तो कर ही लिया है। मिटाऊं मैं फिर? एक्चुअली ऑनलाइन क्लास में ना ये भारी भारी चीज पढ़ाने में मैं थोड़ा डरता हूं कि पता नहीं समझ में आएगा तो कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं, थोड़ा अजीब लगता है। अब ऑफलाइन क्लास होता तो मार पीट के समझा देता, 2-4 थप्पड़ लगाता, समझ में आ ही जाता है कि नहीं? तुम लोग को लगता होगा ये टीचर मारता भी है, शरीर देख के तो लगता नहीं है मारता होगा। किस्मत अच्छा है तुम्हारा। चलो अगले टॉपिक पे चलें।